नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर भागते भागते आपको कोई एकदम से रुकने को बोला जाए तो आप नहीं रुक सकते। इसी तरह अगर आप कहीं आराम कर रहे हैं और आपको एकदम से काम करने को बोला जाए तो आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा समय लगेगा। इसी को फिजिक्स में हम इनर्शिया के कंसेप्ट से जानते हैं। इनर्शिया यानी जड़त्व, इसका मतलब होता है हर वस्तु जिस अवस्था में थी वो उसी में रहना चाहती है जिसमें वो पहले से थी। समझिए कि आप किसी बस में जा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही बस रुकती है हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये इसका कारण है इनर्शिया। होता ये है कि हमारा जो नीचे वाला शरीर है यानी हमारे पाँव जो उस बस के कांटेक्ट में है वो तो एकदम से रुक जाते हैं जब बस रुकती है। बट जो ऊपर वाला शरीर है वो इनर्शिया के कारण अब भी चल रहा होता है, जिसके कारण नीचे वाला शरीर रुक जाता है बट आगे ऊपर वाला शरीर अभी भी चल रहा होता है और हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। अगली बार अगर आपको ऐसा ही कोई धक्का लगे तो समझिए कि इनर्शिया का कमाल है। आइए अब हम समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी और जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता है, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि फोर्सेस सारे अगर लग भी रहे हैं तो एक नेट कंपोनेंट उसका निकलना चाहिए जो अनबैलेंस्ड हो। इसका उदाहरण हम लेते हैं कोई भी फेवरेट बैट्समैन जैसे कि कोहली। जब कोहली शॉट मारता है तो बॉल तब तक चलती रहती है जब तक कोई प्लेयर उसे ना रोक ले। उसी तरह वो बॉल तब तक रुकी रहेगी जब तक प्लेयर उसे आगे ना फेंक दे। इस केस में बॉल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरफेस है उसे हमने फ्रिक्शनलेस माना है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हर जगह लगाया जा सकता है? नहीं, हम इसे केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी चीज को देख रहा हूँ तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसी तरह अगर मैं बस में बैठकर देख रहा हूँ तो वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसी तरह फिजिक्स में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहा जाता है जो नॉन एक्सेलरेटिंग हो, यानी कि या तो वो रुका हुआ है जैसे कि धरती, या वो किसी बराबर स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। समझने के लिए हम लेते हैं कोई एग्जांपल एक लिफ्ट का। अगर ये एक लिफ्ट है जो किसी केबल से जुड़ी हुई है और आप यहाँ पर अंदर बैठे हैं और ये वहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, अब एकदम से ये जो केबल है ये अगर टूट जाए तो आप क्या देखेंगे कि आप गिरेंगे धड़ाक से। इसको फिजिक्स में हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब मान लीजिए आप अंदर बैठ के बोलते हैं कि मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, तो आप बोलेंगे कि बल्ब तो मेरे हिसाब से रुका हुआ है तो यानी इसकी एक्सेलरेशन होगी जीरो। तो आपने बोला कि इसकी एक्सेलरेशन है जीरो। पर आप ही का कोई दोस्त जो जमीन पर खड़ा है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि नहीं, फ्री फॉल में मुझे तो दिख रहा है कि बल्ब गिर रहा है। वो बोलेगा कि इसकी एक्सीलरेशन कुछ है पर ये जीरो नहीं है। तो दोनों तो सही हो नहीं सकते, यानी कि कहीं ना कहीं तो हम एक गलती कर रहे हैं। असली इसका उपाय ये है कि जो लिफ्ट है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रही है। अब आप पूछेंगे इसमें एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ग्रेविटी के कारण। हर चीज जो गिर रही होती है उसमें एक्सेलरेशन लगता है जिसका मान होता है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कभी भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाते। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में अंतर जाने बिना नहीं समझा जा सकता। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में बहुत फर्क है। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हाई होगा तो वेलोसिटी भी हाई होगी, उसी तरह वेलोसिटी हाई है तो एक्सेलरेशन भी हाई होगा, पर ऐसा है नहीं। समझिए मैं किसी ग्राफ में अपनी वेलोसिटी और टाइम को प्लॉट करता हूं, इसको वीटी ग्राफ भी कहा जाता है। ये मेरा वेलोसिटी हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। अब मैं भागना चालू करूं और 0 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे मैं इसे बढ़ाते 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 पहुंचता हूं 10 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं उस वेलोसिटी को हम v1 कहते हैं और जब हम अंत करते हैं उस वेलोसिटी को हम v2 कहते हैं।
अब इसका एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो याद करिए मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ या घट रही है, उसमें बदलाव जो आ रहा है, चेंज जो आ रहा है, उसका रेट क्या है, वही एक्सेलरेशन है। इस केस में अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन आखिरी में वेलोसिटी हमारी v2 है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं हमारी शुरुआती वेलोसिटी v1 से, और रेट निकालने के लिए रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो टाइम हमारा कितना है आखिरी में 10 सेकेंड, और शुरुआत में कितना है, कुछ भी नहीं, 0। तो जब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि 40 - 10 डिवाइड में 10, ये आ जाएगा हमारा 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हर बार कांस्टेंट नहीं होता, पर इस एग्जांपल में हमने इसे कांस्टेंट माना है। ग्राफ का एक और फायदा है, आप अगर इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो भी आपको एक्सेलरेशन दे देगा, यानी एरिया अंडर वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर हम किसी ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे संपूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण क्रांति शुरुआत में चलती है तो बहुत धीरे धीरे चुक चुक करके चलती है, तब उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, पर जिस रेट से वो बदलती है अपनी स्पीड वो बहुत तेज होती है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन बहुत हाई है। पर एक बार जब वो अपनी फुल स्पीड पकड़ लेती है, जैसे हम कहते हैं 120 की स्पीड से चल रही है, तब उसकी वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर चुकी है, यानी वेलोसिटी अब बहुत तेज है, बट उसमें जो बदलाव है, जो उसका रेट है, वो अब चेंज नहीं हो रहा है, यानी अब उसमें एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए हमने देखा कि एक ही ट्रेन में वेलोसिटी लो बट एक्सेलरेशन हाई हो सकता है, उसी तरह उसी ट्रेन में वेलोसिटी हाई बट एक्सेलरेशन लो हो सकता है। अगर मैं किसी पत्थर को एक रस्सी से बांधकर घुमाऊं और उसकी स्पीड बराबर रखूं तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? आप कहेंगे कि अगर स्पीड में बदलाव ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। याद कीजिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, यानी उनकी एक दिशा होती है। इस दिशा को हम एक एरो बनाकर दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि इनकी दिशा भी मायने रखती है। इसी एग्जांपल में जहां ये पत्थर घुमाया जा रहा था रस्सी से, हर पॉइंट पर इसकी दिशा बदल रही थी। सर्कल में हमेशा वेलोसिटी उसके टेंजेंट पर होती है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चूंकि एक सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, भले ही इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। एक और बात ध्यान देने वाली है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा सेम साइन के नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, और इसका उल्टा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि आप किसी कीचड़ से एक बाइसाइकिल चला रहे हैं। अब जैसे ही कीचड़ आता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी वेलोसिटी जो है वो घटती है, तो वेलोसिटी जो है वो घट रही है। चूंकि एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी dv/dt है, और चूंकि वेलोसिटी घट रही है यानी वो कम हो रही है, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। उदाहरण के लिए ले लेते हैं इसी एग्जांपल में कि शुरुआत में आपकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी, बट कीचड़ में जाने के बाद आपकी वेलोसिटी कुछ सेकेंड में हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो वेलोसिटी फाइनल है वो v2 इस केस में 10 है और v1 इस केस में 40 है। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये 10 - 40 होगा, और चूंकि ये 10 - 40 है और ये एक नेगेटिव नंबर -30 देगा, इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। पर वेलोसिटी को समझिए, जिस दिशा में आप शुरुआत में जा रहे थे, अब भी उसी दिशा में रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी अब भी इसमें पॉजिटिव साइन ले रही है। इससे हमने समझा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, यानी दोनों का सेम साइन होना जरूरी नहीं है। आखिरी उदाहरण लेते हैं किसी बॉल का। अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो देखते हैं कि क्या होता है।
ये मेरी बॉल है जिसे मैंने ऊपर फेंका है। मान लीजिए इसको मैंने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा। अब अक्सर हमने देखा है कि किसी बॉल को अगर कोई ऊपर फेंकता है तो किसी टॉप मोस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाती है। ये गई मेरी बॉल, मैक्सिमम पॉइंट पे रुक गई और थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाएगी। पर एक चीज गौर करिए कि हर पॉइंट पे कहीं भी थी ये, इस पे एक एक्सेलरेशन लगा हुआ था जिसकी वैल्यू थी जी। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है बराबर एक्सेलरेशन से, जिसकी मात्रा जी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये बॉल गया था तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 0, क्योंकि अब ये और ऊपर नहीं जा सकती जितनी ये जा चुकी है। तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, बट इसमें एक्सेलरेशन अब भी बना हुआ था। इसलिए हमने देखा कि वेलोसिटी 0 होते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है। आइए आज की क्लास को खत्म करते हैं हम एक न्यूमेरिकल से। मान लीजिए कोई पंखा है किसी सीलिंग से। हमें जानना है कि जिस डंडी से वो लटक रहा है उसमें टेंशन कितना है। अगर उसका मास 10 केजी दिया हुआ है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पे टेंशन क्या होगा? देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर किसी भी वस्तु पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपना इनर्शिया मेंटेन रखेगा। इस केस में ये पंखा यहां से हिल नहीं रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे गिर रहा है, तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और हमें पता है मास जो है उसमें अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वेट निकल आता है, यानी कि वेट इक्वल्स टू mg। अगर मैं यहां पर g की वैल्यू डालूं तो मुझे इसका वेट पता चल जाएगा, जो कि होगा 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 98। अब वेट को हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है न्यूटन, जो फोर्स की यूनिट होती है। अब हमें पता है कि इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस पे जो टेंशन है वो इसके वेट के बराबर होगा, जो कि होगा 98 न्यूटन के बराबर। देखिए कितना आसान था इसे समझना। तो धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।